सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं और थोड़ा विलंब हुआ उसके लिए क्षमा याचना। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, उत्सव का माहौल है झारखंड में, तो जोहार। मैं पुनः झारखंड में आप लोगों से रूबरू हूं और जैसा कि पिछली बार भी मैंने आप लोगों को कहा था कि एक इमेजिनरी लाइन खींच गई, मेरा दिल तो बसता है झारखंड में ही, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई सारी चीज यही हुई। मनोहरपुर ब्लॉक में मैं पढ़ा लिखा और जब मैं ट्रेड यूनियन करना शुरू किया तो उस समय बिहार और झारखंड अलग नहीं थे, एक ही यूनिट हुआ करता था। सुनील लकड़ा जी उस समय मेरे साथ कमेटी मेंबर हुआ करते थे, जो हमारी यूनिट थी। तो इनसे और आप सभी लोगों से बहुत लगाव है और आज विशेष करके हम 2 दिवसीय झारखंड दौरे पे जो आए हैं उसके कई उद्देश्य हैं। एक कि यह देश बहुत ही बड़े संक्रमण काल से गुजर रहा है, हमारी आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है, कहीं न कहीं इसका असर हमारे राजनीतिक स्थिरता पर भी पड़ रही है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर भी पड़ रही है। ये चीजें हम आपसे चर्चा करेंगे। हमारे आने का जो सबसे पहला उद्देश्य था कि 1 अप्रैल को हमारे बैंक ऑफ इंडिया ने 2 नए एनबीजी ऑफिसेस, एक चंडीगढ़ में और दूसरा हैदराबाद में एनबीजी ऑफिस खुला और 9 नए जोन हमारे बैंक ने खोला। 2 जोन बिहार में खुले। झारखंड में पहले से ही हमारे यहाँ जोन्स काफी हैं, तो हमने ये सोचा कि इस अवसर का फायदा उठाएं और हमारे मैनेजमेंट के बीच में जो बात होती रहती है, तो कल मैं एनबीजी जनरल मैनेजर के साथ बैठ करके, और मेरे 2 मुद्दे थे उनसे बात करने की एक सभा में, कि मैंने कहा कि मिनिमम 50 ब्रांचेस हम लोग खोलेंगे रूरल एरिया में झारखंड में। हमने कहा कि अर्बन सेंटर और मेट्रोपॉलिटन में नहीं खोलेंगे, हम ये खोलेंगे जो अपकमिंग रूरल एरियाज हैं, क्योंकि जब तक हम रूरल इकोनॉमी को बूस्ट नहीं देंगे, हम वो जो कॉरपोरेट द्वारा पोषित और ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा संचालित जो प्राइवेट बैंक हैं उससे मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम रूरल और सेमी अर्बन एरिया में जो हमारा स्ट्रेंथ है उसको मद्देनजर रखते हुए हम उसको मजबूती प्रदान करें। साथ ही साथ हम कुछ सुझाव लेकर के आए थे कि रूरल इकोनॉमी में हम और कैसे योगदान दे सकते हैं। हमने केसीसी दिया, फसल खराब हुआ, तो हम उसको पिगरी के लिए लोन दे सकते हैं, पीसी कल्चर के लिए लोन दे सकते हैं। अगर पीसी कल्चर के लिए हम लोन देते हैं तो वाटर कंजर्वेशन का भी काम हो जाता है, तो एक साथ 2 काम हो गए। हम हॉर्टिकल्चर के लिए लोन दे सकते हैं, हम फ्लोरिकल्चर के लिए लोन दे सकते हैं, ताकि किसान को अगर 5 एक्टिविटी में किसान लगा है और उसके लिए उसको अलग से बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मान लिए 2 अगर खराब होता है तो फिर 3 उसको सपोर्ट करेगा। और पार्टिकुलरली सेल्फ हेल्प ग्रुप में और महिलाओं की भागीदारी को लेकर के, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का हमारा जो अनुभव है उसमें यह देखा गया है कि महिलाएं बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। वह समूह है सो धीरे धीरे अपने परिवार को और अपने गांव को, अपने समाज को आर्थिक उन्नति की तरफ लेके जा रहा है, जिसका कि फील अभी बहुत बड़े लेवल पे लोगों को नहीं है। जहां 1 जून की रोटी मिलती थी, दूसरे जून में फाका कसी होता था, तब भी ध्यान नहीं जाता था। जो समय की रोटी मिल रही है तब भी ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान तो चला जाएगा अदानी पर, अंबानी पर। हम तो उन सब चीजों को देखते नहीं। लेकिन जो डाटा आ रहा है और हमारे पास जो फीडबैक है उसके अनुसार ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हमको इनको स्ट्रेंथन करना है। और मैं आप लोगों के माध्यम से यह बात तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि बैंक ऑफ इंडिया झारखंड में एसएलबीसी का कन्वेनर है। हम प्रैक्टिकली अग्रणी बैंक होंगे झारखंड के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देने के लिए।
और कल हमारी जो वार्ता हुई है उच्च प्रबंधन के द्वारा वो काफी सार्थक वार्ता रही है और उन्होंने एग्री किया है। हमारे जो साथी झारखंड के हैं, हमारे झारखंड के महासचिव सुनील लकड़ा जी हैं, हमारे बगल में बैठे हैं प्रकाश उरांव जी जो AIBOC के सेक्रेटरी हैं झारखंड के, और इनकी जो तमाम टीम है वो काफी सक्षम है कि ये टीम प्रबंधन के द्वारा फॉलोअप करके, अभी भी बात हो रही थी, वरुण ने कहा कि फलाने जगह पे ब्रांच की शाखा नहीं है। हमने कहा एक सर्वे करा के भेजो, सर्वे करा करके भेज के आप हमको बता दीजिए, उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां बैंक ऑफ इंडिया की शाखा खुलेगी, उसका लाइसेंस मिलेगा। पिछली बार भी मैं नहीं कर पाया, इस बार भी कतिपय कारणों से नहीं कर रहा हूं। मैंने स्कूल जाना शुरू किया था मनोहरपुर ब्लॉक में, एक बहुत ही सुदूर जंगल में। मेरी इच्छा है कि मैं कुछ करता मनोहरपुर ब्लॉक के लिए। पिछली बार हमारे यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं भाई सुनील जी गए भी थे, जोबा माझी जी से मिले भी थे, उन्होंने भी सहयोग देने का वायदा किया था, लेकिन व्यस्तता की वजह से नहीं हो पाया। तो विशेष तौर पे सिर्फ बैंक की तरफ से नहीं, हम संगठन की तरफ से भी मनोहरपुर ब्लॉक में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हम मनोहरपुर ब्लॉक के ऋणी हैं। अब सोचिए कि उस जंगल में मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल गुजारे, जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया और उसके बाद फिर मैं हजारीबाग आ गया और हजारीबाग में मेरी पढ़ाई लिखाई। तो ये तमाम समग्र जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के मैं आया था। आज सरकार निजीकरण पर जिस तरह आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, मैं प्रेस और मीडिया के लोगों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने बहुत जिम्मेवारी निभाई है प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते, कि कम से कम आपने हमारी बात को उठाया है और आपकी भी बात सुनी गई है और हमारी भी बात सुनी गई है। खतरा टला है लेकिन उसका स्वरूप बरकरार है। लोकसभा सैंडाई हुआ थर्सडे को, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 नहीं पास हुआ, नहीं टेबल किया जा सका, लेकिन इस सरकार का जो कमिटमेंट है कॉर्पोरेट हाउसेस को और वेस्टर्न इकोनॉमिक पावर्स को, तो सरकार ये बार बार प्रयास करेगी। कई बार ये सवाल हमसे पूछा जाता है कि प्राइवेट बैंक में सर्विसेज इतने अच्छे हैं और आपके यहाँ सर्विसेज इतने अच्छे क्यों नहीं। हमारे यहाँ सर्विसेज की गुणवत्ता वो नहीं होगी क्योंकि हम जनधन खाता खोलते, हम 45 करोड़ जनधन खाता खोल दिए, 45 करोड़ वैसे लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ दिए जो बैंकिंग सेवाओं से वंचित थे, और उसमें हमारा प्रतिशत है 97%। जितने एजुकेशनल लोन हुए हैं उसके 80% पब्लिक सेक्टर बैंक ने दिए। जितने भी मुद्रा लोन हुए हैं 10 लाख करोड़ से ज्यादा पिछले 7 साल 8 साल में, उसका अराउंड 90% सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने दिया। वो पैसा गया है, वो पैसा कहीं न कहीं इकोनॉमी में है। अगर एक्टिविटी बंद भी हो गई है, वो कंजम्पशन के पर्पस में भी गया, तो वो पैसा रिवॉल्व हो रहा है। वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे अर्थव्यवस्था को चलायमान रखे हुए है, गतिमान रखे हुए है। डिमोनेटाइजेशन के समय में जब कैश क्रंच हुआ, कैश से चलने वाले उद्योग धंधे बंद हुए, उसके बाद हम उभर नहीं पाए थे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो होने वाले जो भी व्यापार थे वो सब बंद हो गए। हमारे जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन 42% रहा है। आज जीडीपी तो नीचे जाएगा, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे। हम उसमें आलोचना इसलिए नहीं कर सकते हैं कि उसके कई कारण हैं, बढ़ेंगे। हालांकि अगर महंगाई बढ़ेगी, हमको चोट लगेगी तो हल्ला तो हम भी करेंगे, लेकिन हम अगर हल्ला करेंगे तो हम तमाम चीजों का आकलन करके हल्ला करेंगे। हमारी जो प्रतिक्रिया होगी वो प्रतिक्रिया बहुत सीमित होगी, क्योंकि उसको प्रभावित करने वाले और भी बहुत सारी चीजें हैं। आज भी हमारे यहाँ एक घर में 4 गाड़ियां हैं, 4 गाड़ियों की जरूरत नहीं। आज भी हमारे यहाँ पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इसलिए स्ट्रेंथन नहीं हुआ कि हम प्राइवेट मोड पे ज्यादा डिपेंडेंट हैं।
जो भी डेवलपिंग कंट्री है या जो डेवलपिंग स्टेट है, उनका कंसंट्रेशन पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ ज्यादा है। तो पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे स्ट्रेंथन होगा, हमारी जब आत्मनिर्भरता उस पर से कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें अगर प्राइस हाइक होता है तो उससे हम बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। वो एक तरफ से डिटरेंट भी हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा कि उसमें टैक्स को कम नहीं किया जा सके, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा सरकार के पास जाएगी, अगर वो मिसयूज भी होता है तो यूज भी होता है। अगर सरकार किसी कल्याणकारी योजना को लेके चलाएगी तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए। अगर 10 रुपया है तो उसमें 4 रुपया ही कल्याणकारी योजना के लिए जाता हो। बहुत पहले राजीव गांधी जी ने कहा था संसद में कि मुझे मालूम है कि जब 1 रुपया हम भेजते हैं तो कितना पैसा निचले स्तर तक जाता है, और ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर ये निजीकरण हुआ तो क्या होगा आरक्षण का? जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, जिनके लिए एक संवैधानिक व्यवस्था की गई कि उनको एक आधार प्रदान किया जाए ताकि वो भी अपना जीवन स्तर सुधारें, आर्थिक स्तर सुधारें और समाज में एक सामाजिक समरसता हो। ये जात पात और धर्म की बातें तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक कि हमारा समाज शैक्षिक नहीं होगा और यह असमानता कम नहीं होगी। हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राजनीतिक लोग कभी भी नहीं चाहेंगे, जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि यह मुद्दा खत्म हो जाए। जिस दिन समाज से यह मुद्दा खत्म, उस दिन राजनीति विकास आधारित, विकासोन्मुखी होगी। और कहीं कहीं उसकी झलक मिलती भी है। दैट इज द सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड्स। कहीं कहीं दिखता भी है कि ठीक है, आज का जो युवा है वो बदल रहा है, उसकी सोच बदल रही है, वो इन सब चीजों से ऊपर उठ रहा है। अगर वो बाहर जाकर के पढ़ता है, वो बाहर में विकास देखता है, तो वो चाहता है कि वो जहां जिस राज्य में है वहां भी विकास हो और वहां भी रोजगार हो। मैं कल ही बता रहा था लोगों को कि बिहार जैसे प्रदेश में जो काफी पिछड़ा है, अभी मशरूम की खेती इतनी होने लगी है पिछले 3-4 साल में कि अभी हम लोग मशरूम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हो गए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्राइसिस क्रिएट होता है वो आपको जीने का रास्ता ढूंढता है, आपके लिए एक अवसर प्रदान करता है। उस क्राइसिस को आप उस रूप में भी देख सकते हैं कि हमारे लिए अवसर प्रदान होता है। अगर ये सरकारी क्षेत्र के बैंक नहीं होंगे, आज जो एक मिनिमम बैलेंस चाहिए प्राइवेट सेक्टर बैंक में खाता खोलने के लिए, प्राइवेट बैंक में खाता खोलने के लिए, उतनी हमारी पर कैपिटा इनकम नहीं है। कितने लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं? हम स्कॉलरशिप, हम पेंशन, हम वृद्धावस्था पेंशन, हम डायरेक्ट सब्सिडी बेनिफिट, हम किसान सम्मान योजना के तहत जो पैसा आता है, फिर मैं उसको विवाद के रूप में नहीं देखता हूं। इसलिए कि विवाद अगर हम ही करने लगेंगे तो संसद में और विधानसभा में बैठे हुए लोग क्या करेंगे? तो फिर वो लोग बैंक की बात करने लगेंगे। इसलिए विवाद हम उन लोगों के लिए छोड़ते हैं। विवाद से हमारा कोई दूर दूर का नाता नहीं है। लेकिन अगर ये चीज जा रहा है, और विशेष करके आप लोगों को एक चीज की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस कोरोना के महामारी के काल में सरकारी क्षेत्र के बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जो योगदान दिया, जरा आप एक बार उस परिप्रेक्ष्य को देखें। 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, कुछ भी नहीं चलता था। जहां घर का चूल्हा नहीं जल रहा हो, अगर उसको पता चल गया कि प्रधानमंत्री जी ने 5,000 रुपया भेज दिया, 2,000 भेज दिया, तो हमारे लोग बैंक में पहुंचते। उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद था। वो पुलिस वाले पकड़ लेते, 3 आदमी कैसे चढ़ के जा रहे हो, उसको भी पैसा चाहिए 100 रुपया। अब बैंक जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? उसको मालूम नहीं है कि हम बैंक क्यों जा रहे हैं। उसको ये भी नहीं मालूम है कि अगर हम जा रहे हैं तो हम घर में किसको छोड़ के जा रहे हैं, और जब हम वापस आएंगे तो अपने साथ क्या क्या लेकर के आएंगे। अपने फैमिली के लोगों को रिस्क में डालने के लिए हो सकता है कि हम इतना वायरस लेकर के चले आए कि मेरा पूरा परिवार प्रभावित हो। उस माहौल में भी बैंक के, सरकारी क्षेत्र के बैंक के लोगों ने बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराई, और तब 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी कहां चलता। आप हाथ में ग्लव्स पहन के बायोमेट्रिक्स नहीं छू सकते।
आप लॉगिन नहीं कर सकते। उस बायोमेट्रिक्स को भले ही आप पहले बाई रोटेशन लोग ड्यूटी करता था, लेकिन जिसने पिछले दिन छुआ वो कितना वायरस उस पर छोड़ के गया किसको मालूम। और मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं कि आप ही लोग सही प्लेटफॉर्म है कि सरकारी क्षेत्र को बचाने में और सरकार के निजीकरण के मुहिम को रोकने में आप लोग अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं। आप हमको बोलेंगे कि आपकी सेवाओं में त्रुटि है, मैं मान लूंगा कि त्रुटि है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह बताऊंगा कि उसमें भी हम सुधार कर रहे हैं। हम जहां काम करते हैं पुलिस थाना नहीं खोल पाती है उग्रवाद नक्सलवाद के डर से, हमारे लोग वहां भी जाकर के काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना स्टेट का सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। तो लॉ एंड ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमको प्रॉपर मिल जाएगा तो हमारी भी सेवाओं में सुधार हो जाएगा, गुणवत्ता आ जाएगी, और वो हो भी रहा है। इन्हीं सब चंद मुद्दों को लेकर के हम यहाँ आए थे। और अगर आप लोगों की बारी है, अगर आपको कहीं कुछ कहना हो, कोई सवाल हो आप लोगों के जहन में और कोई सुझाव हो तो बिल्कुल दिल से बोलिएगा, मैं दिल से सुनूंगा। काम कर रही है का जो मुद्दा है जी, वो लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग का जो आंदोलन है और जो हम चाह रहे हैं कि जनता और हर वर्ग के लोग जो है इसको समर्थन दें और इसका विरोध करें, क्यों लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि आज का जो युवा है वो जब होश संभालता है, आज आपके हाथ में जो मोबाइल होगा वो विदेशी होगा, आपका सिम होगा वो विदेशी होगा। यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं जिनके पास बीएसएनएल का सिर्फ सिम होगा, मेरे पास सिर्फ बीएसएनएल का सिम है, इसलिए कि बीएसएनएल हमारे देश का है। मैंने एक करके मैं जवाब दूंगा, बिल्कुल आप परेशान नहीं हुए, मैं पहले इनको जवाब दूं, सुन लिया जाए। चूंकि आज का युवा उस दौर को नहीं देखा है जिस दौर में 1967 में जब भूखमरी हुई, हमारा देश जब गेहूं आयात करने लगा अमेरिका से, हमारे यहां लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं थे। ये हरित क्रांति लाने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंक थे। आज तो पिज्जा और बर्गर खा के लोग जी रहे हैं। समर्थन तो पिज्जा बर्गर वाले से ही मांग रहे हैं। नहीं, समर्थन पिज्जा बर्गर वाले से नहीं मांग रहे। समर्थन पिज्जा बर्गर, आपने कहा कि क्यों नहीं जोड़ पा रहे, फर्क यही है। तो हम उन्हीं को समझा रहे हैं, अगर हम ये समझा रहे हैं तो उन्हीं को समझा रहे हैं। आज आप बता दीजिए कि जो लोग सरकारी क्षेत्र के बैंकों से एजुकेशनल लोन लेकर के पढ़े होंगे, उनको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जिनके पिताजी को पेंशन मिल रहा होगा, मुझे उनको समझाने की जरूरत नहीं है। जिनको पेंशन मिल रहा होगा, मुझे उनको समझाने की जरूरत नहीं है। वो लोग भी नहीं समझ पा रहे, नहीं समझेंगे जन समर्थन नहीं मिल रहा है जी। तो हाँ, तो आखिर इस जन समर्थन के लिए तो प्रयास कर रहे हैं, हम तो वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं और मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले जब हमने सफर तय किया उस समय शायद हमारी बात कोई नहीं सुनता था, आज हमारी बात लोग सुन रहे हैं। इतने आंदोलन हो रहे हैं आप लोग, इसके बावजूद जो बैंकों का बिल है तो जारी है। देखिए ऐसा है कि मैंने पिछली बार, आपको याद होगा कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कुछ गलतियां हमसे हो गई और कुछ हम लोगों ने भांपने में वो गलती कर दी। 1984 के बाद पहली बार एक सरकार आई जो पूर्ण बहुमत से आई। जब 2014 में एनडीए की सरकार आई तो पूर्ण बहुमत से आई। 1984 के बाद कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं आई थी। आपको उसके पीछे वाले बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 82-83 में वर्ल्ड बैंक और एडीबी ने जब हमको लोन दिया था तो ये हमारा इंटरनेशनल कमिटमेंट था कि हम अपने फाइनेंशियल सेक्टर को ओपन करेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर को कैसे ओपन करेंगे? आज रघुराम राजन जी बोलते हैं कि बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए, कम से कम उनका समर्थन हमको है, हम आभारी हैं। लेकिन उन्होंने उस समय एक किताब लिखी थी, 1000 स्मॉल स्टेप्स फॉर रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर।
और रघुराम राजन कमेटी बनी थी, और हम लोगों ने रघुराम राजन कमेटी का विरोध करने के लिए 1989 में 2 दिनों का हड़ताल किया था। तो जैसे ही जब तक सरकार फुल मेजोरिटी की नहीं आई, एक इलीबाई लोगों को था, अवेलेबल था जो सरकार थी कि हमको पूर्ण बहुमत नहीं है, हम इसको लागू नहीं कर सकते हैं, इसको लागू करने पर बहुत हंगामा होगा, बहुत दुष्परिणाम निकलेंगे। और जैसे ही फुल मेजोरिटी की सरकार आ गई, और ये सरकार ड्रिवन बाई कॉर्पोरेट हाउसेस है, आप माने नहीं माने, नहीं, पूर्व बहुमत की सरकार नहीं थी जी, सरकार तो चल रही थी। नहीं, हम आपको बोल रहे हैं ना, ये रिटेन है, ये डॉक्यूमेंट है। मैं आपको अगर कोई भी बात वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये लिख करके दिया गया था, और ये कमिटमेंट किया गया था 1991 में नरसिम्हा राव जी के द्वारा कि द डे दिस कंट्री विल हैव ए गवर्नमेंट ऑफ फुल मेजोरिटी ऑफ इट्स ओन वी विल इम्प्लीमेंट। अगर हम इंटरनेशनल ट्रीटी कोई करते हैं तो सरकार बदलने से वो ट्रीटी नहीं बदलती। ये थी स्थिति, इसलिए मर्जर हुआ। हम लोगों को ये लगा कि शायद हम लोग रोक पाएंगे, हम अपने आप को उतना तैयार करके नहीं रखे, नहीं रोक पाए। अभी का क्या स्टेटस है प्रोसेस में? अभी मर्जर तो अभी बंद है, फिलहाल तो मर्जर बंद है। अभी हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, निजीकरण को रोकने के लिए कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि मैसेज तो जा रहा है, कितना जा रहा है ये मैग्नीट्यूड तो आप लोग बताएंगे, पल्स आप लोगों के हाथ में, पल्स आप लोगों के हाथ में है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो हम भी क्यों करते? देखिए ऐसा है कि हम और आप जब वोट देने जाएंगे ना, हम भी यहाँ बैठ करके जब आपसे बात करेंगे ना, मुखातिब होंगे, मोस्ट ऑफ अस कैरी ड्यूअल फेसेस। नहीं सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ड्यूअल फेसेस मोस्ट ऑफ अस विल कैरी। हमने पहले ही कहा था कि ये जात पात और धर्म की राजनीति जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, हम विकास की राजनीति जब तक शुरू नहीं करेंगे, हमारी यही स्थिति होगी। आज भी जो चुनाव हुए, यूपी में चुनाव हुए, पंजाब में चुनाव हुए, बाकी जगह जो चुनाव हुए, उसके नतीजे आए, आप ही लोगों ने उसका विश्लेषण किया। आपने जो विश्लेषण किया जी जी, देखिए ऐसा है कि असर तो पड़ रहा है ना, हमको तो वोट ही नहीं देने दिया जाता है ना, हम तो चुनाव की ड्यूटी में चले जाते हैं। नहीं ठीक है, हमारे फैमिली मेंबर्स के लोग जाते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स के लोग अगर जाएंगे वो मुद्दों के आधारित ही वोट करेंगे, वो मुद्दों के आधारित ही वोट करेंगे। सुनील जी बस एक क्वेश्चन है जी, निजीकरण से विकास का दायरा बढ़ा है कि घटा? देखा जाए निजीकरण से विकास का दायरा, आपको मैं बता दूं कि आपके यहाँ एचईसी और सेल, ये रांची में ये बहुत बड़ा संबल था, ये बंद हो गया। आज उषा मार्टिन है, उषा मार्टिन ने कितने कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया है, कितनी बड़ी जनसंख्या को उससे फायदा हुआ है। एचईसी और सेल के बंद हो जाने से कितनों लोगों को नुकसान हुआ है। बस आप एक नजर उस पर डालें, शायद हमको लगता है कि आपके सवाल का जवाब उसी में छुपा है। जी आगे का क्या रास्ता है, क्योंकि केंद्र सरकार या निर्मला सीतारमण को जी, आगे आप लोग किस तरीके से सरकार को निजीकरण रोकने के लिए बाध्य करेंगे? देखिए एक्चुअली क्या है कि हमारा तो अंतिम अस्त्र है हड़ताल, लेकिन हड़ताल करने से चीजें नहीं रुकेंगी जब तक हमको जन समर्थन नहीं मिलेगा। हम अगर आज निकले हैं और आपसे मुखातिब हैं तो सिर्फ जन समर्थन के लिए। जिस दिन आप लोग समझ जाएंगे, हमको लोगों को समझाने में बहुत आसानी होगी। जी 3 कृषि कानून जो बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, जी किसानों के आंदोलन की वजह से वापस लेने पड़े सरकार को। जी आप लोग तो अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। जी, तो क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया और पब्लिक कर रहे हैं, आप लोग सड़क पे जब तक उतर के नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप लोग? हम सड़क पे उतरते हैं। आपको मैं एक चीज बताऊं, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। वो फार्म बिल के विषय में और फार्मर्स एजुटेशन के विषय में मेरे पास भी बहुत डाटा और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है।
लेकिन हम और आप अगर उस पर डिबेट करेंगे तो उससे हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सरकार अगर ये चुनाव नहीं होता तो सरकार फार्म बिल को वापस नहीं लेती। और आगे आप सुन लीजिए, वो फार्म बिल और ज्यादा स्ट्रिंजेंट रूप में गवर्नमेंट लेके आएगी। आज मैं आपको बोल के जा रहा हूं, अब सुन लीजिए। हम सरकारी नौकरी करते हुए सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। किसानों में कोई सरकारी नौकरी करके और सरकार के खिलाफ नहीं लड़ रहा था। हम में इतनी हिम्मत है। हमारा जो मालिक है हम उससे लड़ रहे हैं। किसानों में और हम में वही बेसिक फर्क है। हम यहां खड़ा होकर के सरकार की आलोचना करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर की आलोचना करते हैं, हम गवर्नमेंट की आलोचना करते हैं, हम अपने मैनेजमेंट की आलोचना करते हैं। किसानों में वो बात नहीं थी। तो किसानों में और हमारे में तो फर्क है ना। अन्ना आंदोलन ने भी एक आंदोलन, अन्ना हजारे ने भी एक आंदोलन खड़ा किया था। आंदोलन कहाँ चला गया? उसके बेनिफिट्स किसको चले? सुनील जी, आपने कहा कि आप जो है, आप लोग जो है लगातार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खुलें। मेरे पास एक व्यक्तिगत अनुभव है। बीसी पॉइंट गढ़वा के एक क्षेत्र के लिए एक जो बहुत टैलेंटेड लड़का था, वो गया आपके ब्रांच में, अप्लाई किया, आवेदन किया, सारी हफ्ताएं पूरी करता है। इसके बावजूद आपके मैनेजर ने 1 साल से उस मामले को लटकाए। तो कंट्राडिक्शन तो यही पे। देखिए ऐसा है, एक्स्ट्रा इंसिडेंस होगा ना बॉस, ये होगा। मैं मानता हूं उसने किया होगा, मैं नहीं मानता, लेकिन सिर्फ एक घटना हमारे पूरे परिदृश्य को नहीं परिलक्षित करता। वो भी तो करता है। नहीं, सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं। आपको शायद नहीं मालूम है तो मैं आपको और जानकारी दे दूं। पहले बैंकों को इस मामले में आजादी थी कि बीसी अपॉइंट करें। अभी कॉर्पोरेट बीसी अपॉइंट होंगे। कॉर्पोरेट बीसी अपॉइंट होंगे तो जो कॉर्पोरेट बीसी होंगे उनका अप्रूवल कौन देगा? उनका अप्रूवल देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनका अप्रूवल देगा नाबार्ड। नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बात किसकी सुनेगा? सुनील कुमार की या निर्मला सीतारमन की? आपके तरफ से रिकमेंडेशन नहीं हो रहा है। हमारे तरफ से रिकमेंडेशन हो रहा है। नहीं, मान लो हमने कहा कि एक्स्ट्रा केस हो सकता है, एक्स्ट्रा केस हो सकता है। समझने के लिए काफी होता देखिए, अगर मान लिए आप तो हमारे मित्र हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार क्यों किए? आप तो हमको डायरेक्ट बोल सकते थे। है। वो मेरा व्यक्तिगत मामला थोड़ा। नहीं, हम एक चीज बताएं, अगर मान ली कि कमी को आप नहीं बताएंगे, अगर मान ली कि आपका वो व्यक्तिगत मामला नहीं है, मैं तो फिर आपको बोल रहा हूं ना कि एक्स्ट्रा केसेस वैसे होते होंगे। अगर हम लोगों के संज्ञान में लाइए, अगर हम फेल करते हैं तो कल कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप हमको जितना स्ट्रिप करना है स्ट्रिप कर दीजिए। हम कहां बोलते हैं फुल प्रूफ है? हम कहां बोलते हैं हमारे अंदर कमी नहीं है? हम कहां बोलते हैं हमारे अंदर गुंजाइश नहीं है? यही बात तो सरकार कर रही है ना सर, क्या कि आपके अंदर कमी है और उस चीज को लेकर वो निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे सरकार कर रही है? आप हमको बताइए। मैंने क्या कारण, आप 2 कारण बता दीजिए कि सरकार क्यों करना चाह रही है। मैं तो ये 2 कारण आप बताइए। आप लैकिंग एक्सेप्ट नहीं, लैकिंग का ये बात नहीं है। सुन लीजिए, मैं आपको एक बात, नहीं, आप पहले पूरी बात सुन लीजिए ना। आप सिर्फ ये बोलिएगा कि लैकिंग है। मैं तो पूछ रहा हूँ 2 लैकिंग बता दीजिए, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। ये बीसी नहीं, आपने बीसी कहा, मैंने आपको बीसी का जवाब दिया। ये कमी हो सकती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं कितनी है, उसमें बीसीज कितने हैं? 2%, 4%, 5% होगा, वो कमी होगी। हमको उस कमी को सुधारना है। वो कमी निजीकरण का कारण नहीं है। वो कमी निजीकरण का कारण नहीं है। निजीकरण की बातें उस दिन भी शुरू हो गई थी जिस दिन की बीसी की तो कोई परिकल्पना नहीं थी। सवाल ये है कि चूंकि आप जन समर्थन की अपील करने के लिए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस लेटर में जो वही बाकी की बातें अलग है, आपको ज्ञान तो आप बोल रहे हैं, लेकिन आप बैंक कर्मी जो है वो आप लोग को कुछ याद है कि महंगाई, बेरोजगारी और इन सब जैसे मुद्दों पे आप लोग भी जो है सड़क पर आए हों, जिस चीज से देश के आम लोग समस्या से परेशान है, आप लोग कभी उन समस्याओं के साथ अपने आप को जोड़ पाए और सड़क पर निकले? 28 और 29 मार्च को जो हमने हड़ताल किया था, उसमें सब सारे थे। आप उस एक बार खाली उसको पढ़ लीजिए, गूगल पे जाइए, जो हमारे मुद्दे थे उसको पढ़ लीजिए। एक चीज सुनिए, यही जो है झारखंड के साथ छत्तीसगढ़
राज्य का गठन हुआ। आप चाहे सीडी रेशो के मामले में देख लें या डिपोजिट के मामले में देख लें, छत्तीसगढ़ कहीं आगे झारखंड से और झारखंड बहुत पीछे। क्या वजह है? क्या इसमें बैंकों की कमियां हैं कि सीएम जो है लगातार कहते रहे कि आप ट्राइबल बहुत स्टेट है, जहाँ ट्राइबल को प्राथमिकता नहीं रखा जाता है, एक जगह एनपीओ हो जाता है, जैसा कि आपने अभी बात किया, तो फिर उसको लोन हमेशा के लिए वो उससे विवाद हो जाता है। तो इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? आपके पास कोई योजनाएं? देखिए, मैं एक चीज, मैं आपको दो पार्ट में आपके सवाल का जवाब देता हूँ। संक्षिप्त में। हाँ, बिल्कुल संक्षिप्त में। मैंने इतना भी संक्षिप्त में मैं बोल दूं कि आप नहीं समझें तो फिर बोलने का कोई मतलब नहीं। अगर बच्चा 6 महीने का है और आप साल भर के बाद जाइएगा तो आपको ज्यादा बड़ा दिखेगा। बच्चा अगर 40 साल का है तो आप 5 साल के बाद जाइएगा तो आपको कम बड़ा दिखेगा। ये परसेप्शन। छत्तीसगढ़ की आबादी, छत्तीसगढ़ में टोटल ऋण, छत्तीसगढ़ का टोटल डिपॉजिट और झारखंड की टोटल आबादी, टोटल ऋण दिए गए और टोटल डिपॉजिट है। आप देख लीजिए सीडी रेशियो का अंतर, आपको वहीं पता चल जाएगा। नंबर 2, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में ऋण की माफी हो गई, वसूली हो गया। झारखंड में कितनी बार ऋण की माफी हुई? और झारखंड प्रोग्रेसिव स्टेट है, इसलिए कि अगर हम ऋण की माफी करते हैं तो वो पैसा किसका जाता है? मेरा जाता है। सरकार बजट में कोई उसके लिए लोकेशन नहीं करती। सरकार उसके लिए कभी बजट में कोई एलोकेशन नहीं करती। छत्तीसगढ़ में आज छत्तीसगढ़ में स्थिति क्या है? छत्तीसगढ़ में भी गवर्नमेंट अपना एसेट डाइवर्स्ट कर रही है। आदिवासियों की संपत्ति बेची जा रही है, कोल ब्लॉक्स बेचे जा रहे हैं। कम से कम हमारे झारखंड में नहीं हो रहा, हमारे झारखंड में नहीं हो रहा। उसके दुष्परिणाम आगे आएंगे। आज झारखंड में इंडस्ट्री खड़े हो सकते हैं। झारखंड के पास रिसोर्सेज ज्यादा, डिपॉजिट ज्यादा होगा, क्रेडिट अपटेक अगर कम होगा। मैंने इसीलिए आपको कहा कि एचईसी और सेल के जैसी संस्थाएं चली गई। एंसिलियरी बिजनेस लोगों का बंद हो गया। हम ऋण दे तो कहां दे? हमारे पास इंडस्ट्री तो ऐसा हो कि जिसको कि हम पैसा पंप करें। बात सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार की पॉलिसी है। बिल्कुल सवाल खड़े करेंगे ना, आपको भी करना चाहिए। आपका पैसा सरकार कैसे ऋण माफी में लगा सकता है? आपका पैसा कैसे बड़े बड़े हेयर कट्स देने में कर सकता है? आपका पैसा कैसे सरकार दे सकती है बड़े लोगों का ऋण माफ करने में? तो सवाल आपको भी मेरे साथ उठाना चाहिए। पैसा आपका भी है, मेरा भी, पैसा सबका है, आपको भी आवाज उठाना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार कह रही है कि 2000 करोड़ रुपए अभी उसने ऋण माफी में जी खर्च किए जी। और आप कह रहे हैं कि बैंक का पैसा है। तो आखिर तो सरकार कहाँ की? आप सरकार का देखिए ना, आप लोग के पास तो सारा डाटा अवेलेबल है। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, तो मैं आपको स्पष्ट, मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। मैं तो अपने ड्राइंग रूम में नहीं बैठा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपका पैसा है, सरकार का पैसा नहीं है। सरकार ने अपने बजट में उसके लिए प्रोविजन नहीं किया है। भाई सरकार खुलेआम तो कुछ भी बोलेगी ना, हम भी तो खुलेआम बोल रहे हैं। वो पैसा सरकार का नहीं है। जन समर्थन तो चाहिए ही होगा किसी भी तरीके से। जन समर्थन कुछ ऐसा हो रहा है, कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। हाँ हाँ। आपने कहा आपने बीएसएनएल यहाँ कितने लोग यूज करते हैं? सभी लोग निजी कंपनी यूज करते हैं। क्यों करते हैं? हाँ, क्यों करते हैं मतलब? इसलिए कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो सरकारी क्षेत्र के जितने भी चीजें हैं उसको दबाने की है और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने की है, और हम और आप यूज करके सरकार के उस चीज में भागीदारी दिखा रहे हैं। भागीदारी हो रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या आप इस बात को नहीं मानते हैं कि कहीं ना कहीं सेवाओं में कमी है, खराबी है, इसलिए लोग? हम सेवाओं की मांग कर लेना, सेवाओं में सुधार कर लेना। आपने अभी कहा कि बैंकिंग सेक्टर में सबसे अधिक शाखाएं हाँ बैंक ऑफ इंडिया। हाँ। जब आप नहीं, बैंक ऑफ इंडिया के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की मैंने बात की। हाँ इतना वृहद इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ। फिर क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? क्यों सेवाएं
अच्छी नहीं दे पा रहे, क्यों लोग प्राइवेट में जा रहे हैं? देखिए, मैं फिर आपको वही बात बताया ना, आपने सुना नहीं, आप बात कर रहे थे, मैंने देखा उस समय आप क्रॉस टॉक कर रहे थे, इसीलिए कहा कि गौर से सुनिए बात। जनधन खाते कितने खोले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने? नहीं, क्वालिटी, फिर क्वालिटी पर तो असर पड़ेगा ना। एक बैंक में फुटफॉल्स 300 होंगे और 30 होंगे, क्वालिटी में अंतर पड़ेगा। हम 300 लोगों के लिए उतने ही स्टाफ लेके बैठे हुए हैं और वो 30 के लिए बैठे हुए हैं, क्वालिटी में अंतर पड़ेगा। आज अगर एक ग्राहक जाता है प्राइवेट बैंक में और सरकारी बैंक में, उसका परसेप्शन क्या होता है सरकारी बैंक को लेकर, आपको पता है? आज भी 80% लोग सरकारी क्षेत्र के बैंक में जा रहे हैं, परसेप्शन वही है। 80% लोग जा रहे हैं, 20% ही जा रहे हैं प्राइवेट बैंक में। 80% लोग सरकारी क्षेत्र के बैंक में जा रहे हैं, वही परसेप्शन है। 80% लोग जा रहे हैं सरकारी क्षेत्र में, फिर आपका कंप्यूटर कैसे हो गया प्राइवेट बैंक? हम कहा, हम कंपटीटर की तो बात ही नहीं कर रहे थे। नहीं, निजीकरण रोकने की बात कर रहे हैं, हम कंपटीटर की बात नहीं की है। दे कैन नॉट कम्पीट विथ अस, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते जी। नहीं, कोई बात नहीं है। देखिए, हमारे बोलने के पीछे पर्पस यही होता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि आप जन समर्थन के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो हम तो जन समर्थन के लिए ही कर रहे हैं।